Welcome to SQ Digital Learning Classes. Myself Meghanjali Tiwari, Assistant Professor, Department of Law. आज हम पढ़ने जा रहे हैं Jurisprudence और जिसका हमने टॉपिक लिया है Schools of Jurisprudence. तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि Jurisprudence होता क्या है. So on to the next slide. Okay. So सबसे पहले Jurisprudence के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा. ये एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि ये हिंदी भी नहीं लग रहा होगा और ना आपको इंग्लिश लग रहा होगा. सो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ज्यूरिस एंड प्रूडेंशिया. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, द वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस डिराइव फ्रॉम द लैटिन टर्म ज्यूरिस एंड प्रूडेंशिया. ये यहाँ लिखा हुआ है ज्यूरिस, जिसका मतलब होता है लॉ, एंड इसके बाद लिखा है प्रूडेंशिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज. ओके, सो कंबाइन इसका मतलब क्या होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, दैट इज नॉलेज ऑफ लॉ. मतलब कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट है जो कि हमें लॉ की नॉलेज देता है. ठीक है. सो मतलब ये कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है. जैसे आपने प्रॉपर्टी लॉ पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, ये सारे जो लॉज हैं वो एक पर्टिकुलर रॉन्ग्स के बारे में या उनकी पेनल जो सेंक्शंस हैं उनके बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी है तो वो सिर्फ मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही बात करेगी. आईपीसी है जैसे कि पीनल कोड है तो वो पीनल प्रोविजंस के बारे में ही बात करेगी. बट जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको हम एक बेसिक लॉ की जैसे ले सकते हैं, जो हमें किसी पर्टिकुलर लॉ के बारे में नहीं बताता, बट लॉ होना कैसे चाहिए, क्या लॉ में सही चीज़ें हैं, क्या गलत चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें लॉ में कहाँ से आई, वो सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, वो हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस बताता है. तो जब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो उसमें हम साथ ही के साथ में सारे लॉज पढ़ लेते हैं. इसमें आप ओनरशिप भी पढ़ते हो, प्रॉपर्टी पढ़ते हो, पोजेशन पढ़ते हो, और आप स्कूल्स पढ़ते हो, सोर्सेस पढ़ते हो, जिसमें आप प्रीसिडेंस, कस्टम्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो. तो ये ओवरऑल क्या है, लॉ होना कैसे चाहिए, लॉ होता क्या है, उसको लेके चलने वाला एक बेसिक सब्जेक्ट है. ओके, सो ये हम समझ गए कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, दैट इज नॉलेज ऑफ लॉ. ओके, देन स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो हमारा आज का टॉपिक है, स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. तो स्कूल्स का पहले मतलब क्या होता है हम वो समझते हैं. वन वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो स्कूल जो होता है उसका मतलब होता है थॉट. थॉट या ओपिनियन हम जिसको बोलते हैं. सो स्कूल्स का मतलब है अलग अलग विचार. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं विधि शास्त्र की विचारधाराएं. जैसे बहुत सारे फिलोसोफर्स होते हैं और हम लॉ के लैंग्वेज में से हम जूरिस्ट बोलते हैं. ठीक है. तो सभी के किसी भी एक लॉ के किसी भी मतलब पॉइंट को लेके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं. ठीक है. तो जो ये अलग अलग ओपिनियंस हैं वो हमने अलग अलग थॉट्स में या अलग अलग विचारधाराओं में क्या कर दिए हैं, बांट दिए हैं. ठीक है. जिनकी एक जैसी होगी वो एक स्कूल में, जिनकी अलग होगी वो एक अलग स्कूल में, इस तरीके से. लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं होता कि ये एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट है. दे ऑल आर नॉट रिजिड. एक स्कूल की जो थॉट प्रोसेस है वो दूसरे स्कूल की थॉट प्रोसेस में भी मर्ज हो सकती है. वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. तो क्या है फिर स्कूल्स, हम एक बार वो देख लेते हैं. द स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस आर द ग्रुप ऑफ थॉट्स. दीज आर द डिफरेंट अप्रोचेस विच डिफर इन देयर फंडामेंटल assumptions about the law, the role of the state, the relationship between law and morality. मतलब जितने भी जूरिस्ट हुए हैं, जूरिस्ट मतलब फिलोसोफर्स, मतलब लॉ की लैंग्वेज में हमने जूरिस्ट बोलते हैं या हम विधि शास्त्री भी बोलते हैं. ठीक है, हिंदी में. तो उन सब की अलग अलग तरह की अप्रोचेज़ हैं, बट वो एक ही चीज़ को क्या करना चाहते हैं, डिफ़ाइन करना चाहते हैं. एक ही चीज़, कौन सी एक चीज़, जैसे कि फंडामेंटल अजम्पशंस हो गए उनके अबाउट व्हाट, अबाउट लॉ. देन स्टेट का क्या रोल होगा उसके बारे में, सो रोल ऑफ द स्टेट. एंड देन लॉ एंड मोरालिटी.
ठीक है, मतलब वो एक ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे लेकिन सभी के जो थॉट्स होंगे ना वो अलग अलग होंगे, बस ये बात है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लास में भी पढ़ते हैं तो सारे बच्चों के ओपिनियंस एक जैसे नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलेज आने के लिए कि आधे बच्चों के ओपिनियन होते हैं कि हम रोज़ क्लास अटेंड करेंगे, और कुछ बच्चों का ओपिनियन होता है नहीं, हम तो कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, भले आपकी उससे अटेंडेंस शॉर्ट हो रही हो, आपके फ्यूचर पर उससे फ़र्क पड़ेगा लेकिन नहीं। तो क्या होता है, ये अलग अलग आपके ओपिनियंस हैं। सो सिमिलरली इसमें भी अलग अलग ओपिनियंस वालों को हम क्या बोलते हैं, स्कूल्स बोलते हैं। थॉट, जैसे मैंने बताया कि सबके अपने अपने थॉट्स हैं, अपने अपने ओपिनियन हैं। ओके, सो जूरिस्प्रूडेंस के कितने स्कूल्स हैं, कितने थॉट्स हैं, तो वो है 5, बेसिकली 5 हैं, ठीक है। जिनमें से फर्स्ट आपका है वो है एनालिटिकल, देन हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, फिलोसफिकल एंड रियलिस्ट, ठीक है। सो ये सब्जेक्ट आपको थोड़ा क्लियर हुआ कि जूरिस्प्रूडेंस मतलब कि लॉ का नॉलेज। अब लॉ की नॉलेज के लिए लॉ के बारे में जितने जूरिस्ट हैं अलग अलग, उन्होंने सब ने क्या किया है, अलग अलग थॉट्स दिए हैं, उनको हम स्कूल्स बोलते हैं। और वो सारे स्कूल्स कितने हैं, 5 स्कूल्स हैं। ओके, सो मूविंग ऑन फर्दर, हम पहले स्कूल से शुरुआत करते हैं जो कि है आपका एनालिटिकल स्कूल। ओके, तो एनालिटिकल से आपको क्या समझ में आता है, एनालिसिस करना, मतलब किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करना। जैसे हम हिंदी में इसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक विचारधारा, ठीक है। तो हम इससे क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं इसमें। द एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या करता है, ये क्यों अलग है, फोकसेस ऑन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ लॉ, लॉ आज के स्टेट में कैसा है उसके बारे में ये फोकस करता है, ठीक है। मतलब कि लॉ एज इट इज़। तो ये बात करता है किसकी, ये बात करता है आपका लॉ एज इट इज़ की। ओके, मतलब आज के स्टेट में लॉ कैसा है, बस उसके बारे में बात करता है। मतलब इसे पास्ट से लेना देना नहीं है कि लॉ कहाँ से आया, कैसा था, डेवलप्ड कैसे हुआ, या फिर फ्यूचर से नहीं लेना देना कि लॉ कैसा होना चाहिए, लॉ आज कैसा है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। सो लॉ एज इट इज़ के बारे में बात करता है, यानी कि वो आज के बाद में, हम बोलते हैं ना पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो, तो इसी वजह से आज के बारे में बात करने के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, साथ के साथ इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव स्कूल। ओके, प्लस ये एक इम्पॉर्टेंट ओपिनियन है, थॉट है या विचारधारा जिसको हम बोलते हैं, उस पे चलता है, जो कि है आपकी यूबी सिविटैस इबी, यूबी सिविटैस इबी लेक्स, ठीक है। ये यूबी है, ये इबी है। ये एक्चुअली पूरा क्या है, एक लैटिन फ्रेज है, लैटिन मैक्सिम है, ठीक है। तो यूबी इबी आपने शायद पहले भी सुना हो, यूबी जस्ट एबे रेमिडियम, जहाँ पे वेयर देयर इज़ लॉ देयर इज़ रेमेडी, ठीक है। तो वहीं से हमने यूबी इबी को उठाया है। यूबी इबी का मतलब होता है देयर एंड वेयर, ठीक है। सो इसका इंग्लिश वर्जन क्या है, इसका इंग्लिश वर्जन है वेयर देयर इज स्टेट देयर इज नो एनार्की। वेयर देयर इज स्टेट, जहाँ पर स्टेट होगा यानी कि जहाँ पे राज्य होगा, राज्य मतलब क्या, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो जहाँ पे स्टेट होगा वहाँ पे देयर इज़ नो एनार्की, वहाँ पे कोई एनार्की हो ही नहीं सकती। एनार्की का मतलब होता है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एंड जहाँ पे लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं वहाँ पे एनार्की होती है। तो ये स्कूल कहता है कि जहाँ पर स्टेट होगा, स्टेट यानी कि कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है या कोई भी बॉडी हो सकती है, अथॉरिटी, या फिर कोई भी पर्सन भी हो सकता है। मतलब जो लोग हैं वो अपने मन से स्टेट में काम ना करें बल्कि किसी के अंडर में काम करें, ये स्कूल ये बोलता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी स्टेट होगा वहाँ पे कोई एनार्की नहीं होगी, लोग रूल्स फॉलो करेंगे। सो ये इसका लैटिन मैक्सिम है यूबी सिविटैस इबी लेक्स। तो सिविटैस मतलब कि सिविलियंस या फिर सिविल जिसे हम बोलते हैं वो, एंड लेक्स का मतलब हमेशा होता है लॉ, लैटिन वर्ड है
तो जिसका मतलब होता है लॉ यानी कि विधि। ओके, सो ये पहली चीज़ क्या बोलता है कि लॉ एज इट इज़ यानी कि पॉजिटिव स्कूल, एंड देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इम्पेरेटिव स्कूल। ये इम्पेरेटिव स्कूल भी हम इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इम्पेरेटिव का मतलब ही ये होता है कि हमें अर्जेंट किसी का कमांड मिला हुआ है, ठीक है। तो अर्जेंट कमांड हम किसकी लेंगे? जो हमसे सुपीरियर होगा, यानी कि कोई गवर्नमेंट, यानी कि कोई बॉडी, ठीक है। तो हम किसी का कमांड लेते हैं, यानी कि हम स्टेट में रहते हैं और इस वजह से हमारे यहाँ कोई एनार्की भी नहीं है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव स्कूल भी बोलते हैं। इम्पेरेटिव स्कूल का मतलब ही होता है कि इम्पेरेटिव का मतलब ही होता है एक अर्जेंट कमांड। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या है? एज इट कंसीडर लॉ एज द डायरेक्शन ऑफ द कमांड। जो मैंने बताया कि लॉ को ये क्या मानता है? एक लॉ क्या है? किसी डायरेक्शन है किसी सोवरेन के कमांड की। सोवरेन का मतलब होता है कोई सर्वोच्च एक अथॉरिटी, ठीक है, मतलब जो सुपीरियर हो वो, विच इज़ बैक्ड बाय सैंक्शन। ऑल्सो जो सैंक्शन के वजह से बैक्ड है। सैंक्शन का मतलब होता है पेनल्टी, मतलब कि अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करोगे सोवरेन के द्वारा दिए हुए, तो आपको सैंक्शंस भी करने पड़ेंगे फिर फॉलो, मतलब कि आपके ऊपर फिर पेनल प्रोविजंस भी लगेंगे, ठीक है। पेनल्टी भी आपके ऊपर, फाइन भी आपके ऊपर लग सकता है। ऑल्सो इट कुड बी अदर थिंग्स, ठीक है। तो मेनली क्या चीज़ निकल के आई इस स्कूल की कि भाई एक स्टेट होना चाहिए। ओके फाइन, स्टेट है तो वो स्टेट क्या होगा? वो सोवरेन होगा, ठीक है। क्या होगा? वो सोवरेन होगा। तो सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट थिंग इज सोवरेनिटी या सोवरेन। सेकंड, उसकी क्या होनी चाहिए? सोवरेन की आपके ऊपर क्या होनी चाहिए? कमांड होनी चाहिए आपके ऊपर, यानी कि जो भी मतलब सिविलियंस हैं या जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर लोग हैं उनके ऊपर कमांड होनी चाहिए। एंड देन इफ़ यू डोंट फॉलो दैट कमांड तो फिर क्या होना चाहिए? उसका सैंक्शन होना चाहिए, ठीक है। पेनल प्रोविजंस होने चाहिए, सो सैंक्शन। सो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल स्कूल को याद करने के लिए, ठीक है। सोवरेन, कमांड एंड सैंक्शन। देन इसका जनक कौन है भाई? इसका जनक है जॉन ऑस्टिन, ठीक है। जॉन ऑस्टिन नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। हिज फेमस वर्क, और इनके फेमस वर्क क्या हैं? इनके फेमस वर्क हैं, मतलब ये आपके एक जूरिस्ट ही हैं, ठीक है। और इनके फेमस वर्क हैं अ प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने ये लिखा है। एंड देन इन्होंने लिखा द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, ठीक है। ये दोनों हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछ लिए जाते हैं, और आप अगर याद रखते हो एग्ज़ाम में इसको यहाँ पर भी लिखते हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अलावा, तो भी मतलब समझा जाएगा कि आपने काफ़ी अच्छे से जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ा है, क्योंकि इनके फेमस वर्क जानना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो इनका फर्स्ट है द प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकंड इज़ द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। ओके, तो ये आपके कौन है? एनालिटिकल स्कूल के क्या हम इन्हें बोलते हैं? फादर बोलते हैं। देन ऑस्टिन के पहले एक और आए थे जूरिस्ट जिन्होंने इसी स्कूल को सपोर्ट किया था, वो थे आपके जेरेमी बेंथम, ठीक है। तो बेंथम जो थे वो इनके पहले आए थे, ठीक है, बट इनको बोला जाता है फादर। क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ये सारी चीज़ें हैं, जो मेन बातें हैं जो मैंने बताई आपको, सोवरेन, कमांड एंड सैंक्शन, वो सब किसने बताया, वो उसके बारे में किसने लिखा है? वो हैं ऑस्टिन आपके, ठीक है। बट उनका बहुत सारा जो वर्क है वो बेंथम के वर्क से डिराइव्ड होता है, इसीलिए हम जॉन ऑस्टिन को जेरेमी बेंथम का डिसिपाइल भी बोलते हैं। मतलब डिसिपाइल यानी कि हम उनका टीचर बोलते हैं बेंथम को, और जेरेमी जो ऑस्टिन है वो क्या हैं? वो बेंथम के शिष्य हैं, ठीक है। तो बेंथम ने भी लेकिन कुछ बातें कही थी एनालिटिकल स्कूल को लेके, वो भी हम जान लेते हैं। सो बेंथम हैज़ टोल्ड दैट देयर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियज्म। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी एक वर्ड है, वहाँ से यूटिलिटेरियज्म आया है, यूटिलिटी,
देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड यूटिलिटी, वहाँ से यूटिलिटेरियज्म आया। यूटिलिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ यूजिंग समथिंग, ठीक है। तो ये जो इन्होंने बात करी बेंथम ने यूटिलिटी की, तो इन्होंने लोगों को ही क्या बोला कि उनसे पूछो, ठीक है, जो वो चाहते होंगे वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सही होने चाहिए। तो इनका एक इसी में जो एक प्रिंसिपल था जो वेस्टेड था, वो था आपका पेन एंड प्लेजर। द डॉक्ट्रिन ऑफ पेन एंड प्लेजर, ठीक है। पेन एंड प्लेजर का मतलब ये है कि हम वो काम करेंगे जिसमें ज़्यादातर जो लोग हैं उनको प्लेजर हो, ठीक है, मतलब ज़्यादातर लोग जिससे खुश हों। ऑल्सो इन्होंने इसी में एक और भी प्रिंसिपल वेस्टेड किया, दैट इज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट पीपल। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा खुशी की चीज़ होगी उसी को ये बोलते हैं कि इस स्कूल में आप अप्लाई करो, ठीक है। तो क्योंकि जो गवर्नमेंट भी बनेगी या जो भी अथॉरिटी होगी वो भी लोगों के लिए ही काम करेगी ना, तो वो ये बोलते थे कि लोगों का मत जान लो पहले, ठीक है। सो उन्होंने पेन एंड प्लेजर की थ्योरी दी, जिसे हम बोलते हैं यूटिलिटेरियज्म, कि यूटिलिटी क्वालिटी जान लो, लोग क्या चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो जान लो, और उसके बाद फिर जो कमांड है यहाँ पे वो बनाओ, ठीक है। सो ये हमारा था कौन सा, एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने स्कूल पे, जो है आपका हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। सो इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, हिस्टोरिकल मतलब कि हिस्ट्री से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो जैसे हमने एनालिटिकल में पढ़ा कि वो बोलता है लॉ एज इट इज़, जैसा आज लॉ है वैसा ही चलाओ, बट जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो ये बात नहीं करता, वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री के बारे में बात करता है कि जो लॉ है वो आया कहाँ से है, कैसे वो डेवलप हुआ है, कैसे हम तक आज पहुँचा है, ठीक है। सो वो लॉ के कैसे डेवलपमेंट हो उसकी बात करता है, सो दैट हम आगे जो लॉ बनाएं वो भी हम इसके अकॉर्डिंग ही बना सकते हैं, अगर उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव रहे थे तो। ऐसा नहीं कि कुछ लॉज जो बने डेवलप हुए उनके रिजल्ट्स नेगेटिव थे तो हम वो भी ले लेंगे, बट टू स्टडी लॉ व्हाट इट वाज, वो किसका काम है, वो हिस्टोरिकल स्कूल का काम है, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल द लॉ वाज फाउंड, ठीक है। लॉ क्या है, मिला है हमें, जो हमने पढ़ रहे हैं, जो पास्ट में हो चुका है, हमने बनाया नहीं है। क्योंकि हम अगर बोलें कि अगर एक अथॉरिटी बनाती है तो एनालिटिकल स्कूल हो जाएगा, बट हिस्टोरिकल स्कूल ऐसा नहीं मानता, वो बोलता है कि ये तो फाउंड है, जो हमने फाउंड किया है, ठीक है, डेवलप्ड हुआ है, वो हमें सबको पता है। ऑल्सो जैसे कि एनालिटिकल स्कूल के आपके फादर थे ऑस्टिन, और उसके जो पहले थे वो थे बेंथम। उसी तरीके से इसके भी जूरिस्ट हैं, इसके मेन जूरिस्ट जो हैं वो आपके हैं फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविग्नी, ठीक है। तो द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस वाज फाउंडेड बाय द फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविग्नी, ठीक है, जो क्या बताता है, इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट डिस्क्राइब्स द ओरिजिन ऑफ लॉ, मतलब लॉ कैसे बना उसके बारे में ये स्कूल बात करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि हम उसे बना नहीं रहे किसी कमांड के द्वारा या फिर किसी अथॉरिटी के द्वारा, तो ये क्या है, द लॉ एग्जिस्टेड इवन बिफोर द स्टेट, क्योंकि स्टेट आएगा तब फिर वो क्या करेगा, कमांड्स को बनाएगा। बट ये क्या बोल रहा है कि स्टेट के बनने के पहले भी तो लोग हैं जो किसी प्रकार से जी रहे थे या किसी प्रकार से कॉमन ओपिनियन लेके स्टेट में काम कर रहे थे, रूल्स में भी फॉलो कर रहे थे। तो ये बोलता है कि लॉ एग्जिस्टेड इवन बिफोर द स्टेट, द बेसिक सोर्स ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल फिर क्या होगा, तो जिसका बेसिक सोर्स होगा वो होगा कस्टम, यानी कि रीति रिवाज जो आपके होते हैं, एंड प्रीसीडेंट्स को हम बोलते हैं पूर्व निर्णय, ठीक है। मतलब एनालिटिकल बात करता है कि हम आज क्या बनाएंगे लॉ को, और ये बात करता है कि लॉ क्या रह चुका है, जो कस्टम जो रीति रिवाज हम फॉलो करते हैं उसके बारे में बात करता है, प्लस प्रीसीडेंट्स के बारे में बात करता है। तो प्रीसीडेंट्स क्या हैं, आज जैसे किसी को कोई केस मिलता है और उसको उसमें जजमेंट देना है, और अगर वो जो फैक्ट्स उस केस के वो बिल्कुल सिमिलर हैं टू दी अर्लियर जजमेंट जो कोई दे चुका है, तो फिर उसके जो फैक्ट्स हैं और इसके जो फैक्ट्स हैं अगर सिमिलर हैं तो सेम जजमेंट वो इस वाले केस में भी दे सकता है, ठीक है। तो वो हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स की हेल्प लेके लॉ को बनाते हैं। तो जैसे पिछले वाले में हम कमांड सैंक्शंस को लेके बना रहे थे, सेम इसमें हम
कस्टम्स एंड प्रेसिडेंट्स को लेकर बनाते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या बोलता है, कस्टम प्रीसीड्स लेजिस्लेशन एंड इज सुपीरियर टू इट। तो लेजिस्लेशन क्या है, लेजिस्लेशंस वो कमांड ही हैं जो कोई भी अथॉरिटी है वो बनाती है। तो बट वो ये बोल रहे हैं कि जो कस्टम्स हैं, हम रीति रिवाजों को इस स्कूल में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब कैसे डेवलप्ड हुआ है कोई स्कूल या कैसे डेवलप्ड हुआ है कोई भी रूल रेगुलेशन, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हम लेजिस्लेशन को थोड़ा कम उसमें इम्पोर्टेंस देते हैं एंड हम कस्टम्स को प्लस उसमें सुपीरियर भी मानते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपके थे फ्रेडरिक कार्ल वॉक सेविग्नी। इसमें और भी सारे हैं लेकिन मेन जो इसके फाउंडर हैं वो यही हैं। तो जो सेविग्नी है उनकी एक मेन थ्योरी भी है जो है वोल्कजिस्ट थ्योरी, ठीक है। अब ये जो वोल्कजिस्ट थ्योरी है ये इन्होंने दी थी, इसका क्या मतलब है, ये एक्चुअली 2 वर्ड से बनी है जिसका मतलब है वोल्क एंड जिस्ट। वोल्क का मतलब होता है आपका पीपल एंड जिस्ट का मतलब होता है विल, ठीक है। मतलब पीपल्स विल, लोग जो चाहते हैं, ठीक है। जैसे आगे इसमें लिखा ना पॉपुलर एक्सेप्टेंस, लोग जिस चीज़ को मान लेते हैं। जैसे कस्टम्स या रीति रिवाज क्या होती हैं, वो वही होते हैं जो कॉमनली हम किसी चीज़ को मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हिंदू लॉ में आपने पढ़ा होगा कि सतपदी जो होता है, 7 फेरे जो होता है वो इम्पोर्टेंस है हिंदू लॉ के लिए। अगर आपके 7 फेरे नहीं होते हैं तो शादी जो है वो वैलिड नहीं मानी जाती। बट क्या कोर्ट ऑफ लॉ में आप जाके बोल सकते हो कि इसने 7 फेरे नहीं लिए तो शादी वैलिड नहीं है? आप नहीं बोल सकते, बिकॉज ये क्या होता है, ये रीति रिवाजों से आया होता है। कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि 7 फेरे नहीं भी ले रहे होते, 5 भी होते हैं, कहीं 6 होते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट टू स्टेट एंड जगह से फ़र्क पड़ जाता है चीज़ों का। तो जो जगह से फ़र्क पड़ता है उसमें हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस। बट एक लंबा मतलब टाइम के लिए बहुत सारे लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तब जाके वो क्या बन जाते हैं, वो कस्टम्स बन जाते हैं। मतलब लोग उसको, लोगों की विल होती है उसमें, तो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये क्या आपका कस्टम्स है, और लेजिस्लेशन क्या होते हैं जो हम कमांड्स देते हैं जो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। पर कस्टम्स के साथ ऐसा नहीं होता। सो ये हमारी क्या है, वोल्कजिस्ट थ्योरी है जो कि सेविग्नी ने दी और किस में दी है, हिस्टोरिकल स्कूल में दी है, ठीक है। सो हिस्टोरिकल स्कूल हो गया। देन इसके बाद हम चलते हैं 3rd स्कूल पे जो कि है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो 2 हमने अभी तक पढ़े हैं, एनालिटिकल स्कूल एंड हिस्टोरिकल स्कूल। 3rd जो आपका स्कूल है वो है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब सोशियोलॉजी से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है। वैसे सोशियोलॉजी का मतलब होता है आपका द साइंस ऑफ पीपल, मतलब या हम बोलते हैं साइंस ऑफ सोसाइटी, समाज का विज्ञान जिसे हम बोलते हैं, वो सोशियोलॉजी होती है, ठीक है। लोगों के बारे में पढ़ना, समाज के बारे में पढ़ना, जिसके फाउंडर कौन थे, अगस्त कॉम्पटे। अगस्त कॉम्पटे सोशियोलॉजी के फाउंडर हैं, ठीक है। बट ये हम सोशियोलॉजिकल स्कूल पढ़ रहे हैं, मतलब कि लॉ के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजिकली क्या लॉ होता है, क्या विचारधारा होती है, हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये मेन बात करता है सोसाइटी की ही, ठीक है। किसकी, तो ये बताता है कि द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एम्फसाइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ बिटवीन वेट बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी, ठीक है। कि लॉ जो है वो हम कैसे बनाते हैं, सोसाइटी को देखकर बनाते हैं, ठीक है। ये इस बारे में बात करता है, आर्ग्यूइंग दैट लॉ इज़ अ सोशल फेनोमेनन विद अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ठीक है। लॉ क्या है, एक सोशल फेनोमेनन है। मतलब हम जो भी लॉ बनाते हैं वो हम किसके बेटरमेंट के लिए बनाते हैं, सोसाइटी की तो बेटरमेंट के लिए बनाते हैं कि सोसाइटी का उसमें क्या हो सके, बेटर आगे बढ़ सके, डेवलप्ड हो सके सोसाइटी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट था, जिसमें कि आप गर्भ समाप्ति 12 से 20 हफ्तों तक के लिए कर सकते थे। बट साइंस इतनी डेवलप हो गई है, हमने राइट्स को इतना रिकॉग्नाइज और कर लिया आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि हमने उसको क्या है थोड़ा बढ़ा दिया। तो सोसाइटी की नीड्स साइंस के डेवलपमेंट हो जाने की वजह से और प्लस आर्टिकल 21 के प्रीव्यू को बढ़ाने के साथ साथ हमने क्या सोचा कि सोसाइटी अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती है कि हम 20 से 24 वीक्स ऑफ जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन है उसको
एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हमने वो किया। तो हमने क्यों किया? क्योंकि हम सोसाइटी के हिसाब से लॉज को बनाते हैं, ठीक है, सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। बट इसमें और हिस्टोरिकल स्कूल में देयर इज़ अ डिफरेंस। मैंने जैसे पहले बोला था कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, सब एक दूसरे में मर्ज हो सकते हैं। तो उसी वजह से क्या होता है कि हिस्टोरिकल स्कूल में भी हम थोड़ा बहुत सोसाइटी पढ़ते हैं, बट हम सोसाइटी एज प्रेजेंट नहीं पढ़ते उसमें, हम सोसाइटी एज पास्ट पढ़ते हैं कि कैसे डेवलपमेंट हुआ लॉ का, वो पढ़ते हैं। लेकिन इसमें हम सिर्फ सोसाइटी एज पास्ट नहीं पढ़ रहे, एज प्रेजेंट भी पढ़ते हैं, फ्यूचर भी पढ़ते हैं, बट लेकिन लॉ को हम सिर्फ सोसाइटी से जोड़ कर ही पढ़ते हैं, ठीक है, अलग से नहीं पढ़ते हम कि सिर्फ पास्ट का या फ्यूचर का, कभी कभी पढ़ें, लेकिन सिर्फ हम लॉ को सोसाइटी से जोड़कर पढ़ते हैं। ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशियोलॉजिकल स्कूल का, लॉ एंड सोसाइटी, ठीक है। इसके कौन मेन फाउंडर हैं? तो वो हैं आपके रॉस्को पॉन्ड। रॉस्को पॉन्ड इज़ नोन फॉर हिज फंक्शनल अप्रोच टू लॉ एंड ही इज़ ऑल्सो द फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल। इन्होंने ही क्या बनाया है? सोशियोलॉजिकल स्कूल बनाया है, उसका थॉट या ओपिनियन दिया है। अगेन इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या है सोशियोलॉजिकल स्कूल में क्या हुआ। देयर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम लेज़ीज फेरे स्टेट टू वेलफेयर स्टेट, ठीक है, मतलब ये आपको समझ में आ रहा है स्टेट्स की क्या है थॉट्स हैं कि अलग अलग टाइप के स्टेट थे, यानी अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट्स थी। तो पहले लेज़ीज फेयर थी और उसके बाद वेलफेयर स्टेट आ गई। वो कहाँ हुआ? वो सोशियोलॉजिकल स्कूल में ही हुआ। अब जैसे सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं? सोसाइटी। तो लॉ का सोसाइटी से मतलब कि सोसाइटी जो है, जो लॉ है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए ना, मतलब सोसाइटी में क्या सही गलत हो रहा है उसके हिसाब से। अगर आज हमें कोई चीज़ गलत लगती है तो हम उसको पनिशमेंट देते हैं, और अगर हमें सही लगती है तो हम उसे पनिशेबल नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे पहले क्या था, लेज़ीज फेयर स्टेट चलता था, बट हमें लगा नहीं वो सोसाइटी का डेवलपमेंट सही नहीं करेगा, तो हमने सोशियोलॉजिकल स्कूल की मदद से उसको वेलफेयर स्टेट में बदल दिया, ठीक है। तो अभी दो टर्म्स हैं क्या, वो हम समझते हैं। पहले है आपका लेज़ीज फेयर स्टेट, ठीक है। तो लेज़ीज फेयर जो एक डॉक्ट्रिन है, अब लेज़ीज फेयर जो है वो भी लैटिन टर्म ही है, जिसका मतलब होता है कि द मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द पीपल। मतलब जो लोग हैं उनको जैसे भी इकोनॉमिकली ग्रोथ करनी है अपनी, वो बिना किसी इंटरफेरेंस के कर सकें, ठीक है। तो बिना किसी इंटरफेरेंस के कैसे करेंगे? जब गवर्नमेंट उन पर टैक्स नहीं लगाएगी, जितना वो इनपुट दे रहे हैं उतना ही वो आउटपुट ले सकते हैं, तब जाके क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है, तभी लोग जो हैं वो उसको क्या कर पाएंगे, आगे ग्रोथ कर पाएंगे अपनी, ठीक है। बट ऐसे इस वजह से तो हम सब्सिडी भी नहीं दे सकते फिर लोगों को, मतलब सब्सिडी से उनका बेटरमेंट होता है, बट हम वो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस नहीं करना है, ठीक है। तो फिर बोला गया कि हमें टोटल डेवलपमेंट देखना होगा, तो हम लेज़ीज फेयर स्टेट नहीं कर सकते कंटिन्यू, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट का लोगों की लाइफ में बिल्कुल ही इंटरफेरेंस ना हो, मतलब उनके इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो वेलफेयर स्टेट बनाया गया कि हम इस तरह का स्टेट देखेंगे कि जहाँ पे गवर्नमेंट और लोग जो हैं वो साथ साथ चलें, अलग अलग नहीं चलें, या बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि किसी का किसी में इंटरफेरेंस ना हो, बिकॉज हमें सब्सिडी भी देनी है और हमें टैक्स भी लेना है। सो दिस इज द ओनली एग्जाम्पल ऑफ लेज़ीज फेयर टू वेलफेयर स्टेट इन सोशियोलॉजिकल स्कूल। इसके बाद इसी स्कूल में हमें बताया गया ड्यूगिट्स थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडारिटी, जिसके बारे में वो ये बोलते हैं सोशल सॉलिडारिटी का मतलब होता है कि हमें लोगों का एक साथ लेके चलना है, परस्पर चलना है, ठीक है। एक दूसरे के अगर वो हेल्प से चल पाएंगे तभी स्टेट आगे बढ़ पाएगा, सेम एज लेज़ीज फेयर एंड वेलफेयर स्टेट, ठीक है। सो ये स्कूल हमारा कंप्लीट है। देन इसके बाद हमारे जो लास्ट स्कूल बचे हैं वो आपका फिलोसफिकल स्कूल। फिलोसफिकल स्कूल बात करता है एथिकल नेचर स्कूल, एथिकल और नेचुरल के बारे में, मतलब नेचर में क्या हमें ऑलरेडी मिला हुआ है उसके बारे में बात करता है आपका, ठीक है। तो एथिक्स क्या है, हमारे मैनर्स, हमारे मॉरल्स क्या होना चाहिए, ठीक है। कैसा मतलब कि लॉ होना चाहिए, लॉ एज इट ऑट टू बी। एनालिटिकल में बात करी कि लॉ जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो, और फिलोसफिकल में बोल रहा है कि जैसा होना चाहिए, मतलब लॉ हमें बिल्कुल सही बनाना चाहिए। अगर अभी सही नहीं है तो हम कैसे उसको सही बना सकते हैं, उसके बारे में कौन बात करता है? आपका फिलोसफिकल स्कूल बात करता है, ठीक है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा बोलता है ना फिलोसफी मत झाड़ो,
लाइक कुछ ऐसे वो बोल देता है जो हमें लगता है एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ठीक है। सो फिलोसफिकल स्कूल इज़ ऑल्सो लाइक दैट कि वो ऑट टू बी की बात करता है, ऑट टू बी यानी कि दिस हैज़ टू बी, ये होना ही चाहिए, उसके बारे में बात करता है। तो क्या होना चाहिए, सही के बारे में ही बात करेगा, यानी कि वो लॉजिक और रीज़न के बारे में ही बात करेगा, लॉजिकली कैसा होना चाहिए लॉ, उसके बारे में बात करेगा। दैट मीन्स वो बोल रहा है अटेनमेंट ऑफ जस्टिस के बारे में कि भाई हमें जस्टिस तक पहुंचना कैसे है, जस्टिस तो होना चाहिए बट कैसे होना चाहिए, ठीक है, उसका तरीका जो है वो सही होना चाहिए। लाइक जो हम पढ़ते हैं ना कि इक्विटी एंड गुड कंसाइंस होना चाहिए, तो उसका मतलब क्या है कि जस्टिस तक जब हम पहुँचे तो हम फेयरनेस से पहुँचे, मतलब किसी को नीचा करके किसी को ऊपर करके इस तरह से नहीं, फेयर होना चाहिए। तो वो मैनर की बात करता है टू अटेनमेंट ऑफ जस्टिस, जिसके प्रोमिनेंट फिगर्स कौन हैं, वो हैं आपके ह्यूगो ग्रोशियस, जो इंटरनेशनल स्कूल के भी फादर हैं, आप लिख सकते हो, इंक्लूडिंग ह्यूगो ग्रोशियस, इमैनुअल कांट एंड हीगल। सो फिलोसफिकल स्कूल ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो इसी चीज़ के बारे में बात करता है कि लॉ को कैसे होना चाहिए। ओके, देन मूविंग ऑन टू अवर लास्ट स्कूल विच इज़ रियलिस्ट स्कूल। अब रियलिस्ट जैसे आप समझ सकते हो कि वो रियलिटी के बारे में बात करता है। ओके, किसके बारे में बात करता है, वो रियलिटी के बारे में बात करता है। रियलिटी इन द सेंस कि हम बुक्स में तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं बट एट द एंड जो जजमेंट होके आता है वो रियल होता है, वो ये बात कर रहा है कि लॉ क्या है, लॉ वो है, ये बोलता है कि जो हमारे सामने है, ठीक है, जो हम जजमेंट पढ़ते हैं वो लॉ होता है, जो जजेस वहाँ पे डिसाइड करते हैं कोर्ट्स में वो होता है लॉ, वो इस बारे में बात करता है। सो द रियलिस्ट स्कूल बिलीव्स दैट लॉ इज़ रियल एंड कोरिलेट्स लॉ विद रियलिटी। लॉ क्या है, जो रियल है वो है लॉ। जैसे मतलब हमने बोल दिया कि चालान हो जाता है अगर आप रेड लाइट से चले जाते हो, बट कई बार रेड लाइट फ्यूज़ होती है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्निकल इशू हो सकती है, तो चालान नहीं हो रहा, लोग निकल रहे हैं, तब नहीं हो रहा चालान, तो वो ही बोल रहा है कि व्हाट इज़ इन रियलिटी इज़ लॉ, ठीक है, तो तब की बात कर रहे हैं। एंड नो सर्टेनिटी अबाउट लॉ, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट विच रीचेस बिफोर द कोर्ट ऑफ डिसीजन। कोई सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, कोर्ट में जो डिसीजन होगा वही लॉ होगा, ये बोलता है। देन कंसर्न विद द कन्विक्शन ऑफ द लॉयर्स एंड जजेस, मतलब वही लॉयर्स एंड जजेस जिस बारे में बात करते हैं वो लॉ होता है। और जॉन चिपमैन ग्रे जो हैं वो इसके कौन है, फाउंडर हैं, जो बोलते हैं कि कोर्ट्स पुट द लाइफ इन द डेड वर्ड्स ऑफ दिस स्टैट्यूट्स। कोर्ट्स ही है जो स्टैट्यूट्स जो लिखा गया है उसके डेड वर्ड्स में जान डालती है। सो आई होप आपको 5 स्कूल्स जो हैं लॉ के जूरिस्प्रूडेंस के वो क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।